अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि दी मोहसिन ने शबे वस्ल अज़ां पिछली रात आए कम वक्त को किस वक्त खुदा याद आया दाग दिल्ली का, ये शेर भी उनकी उसी मिजाज की अक्कासी करता है। इसी तरह एक और बड़ा अहम शेर जो उनके मिजाज की अक्कासी भी करता है, बल्कि वो मिजाज आपको आज के जो लोगों के मिजाज हैं उससे भी करीब तरीन लगेगा। वो कहते हैं ना कि सॉरी, तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। ये वो मिजाज है जो हमें शायद आज के जमाने के लोगों में वाज़े तौर पर नजर आता है। तो ये कैफियत हमें दाग देलवी के हाँ तकरीबन 100 साल पहले नजर आती है। अब अंदाजा कर लें कि वो ऐसे मिजाज के हामिल थे कि जो थोड़ा सा अलग तरह का था। लेकिन वो उर्दू गजल की जो एक रिवायती शायरी है, हाँ, या लुत्फे में एक तुझसे क्या कहूँ जाहिद, आए कम वक्त तूने पी ही नहीं। मखदूम साहब ने वो शेर भेजा है माशाल्लाह। तो ये जो तमाम अशार हैं उनके मिजाज की अक्कासी करते हैं। और उसके साथ तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये तमाम चीजें वो हैं जो हमें दाग देलवी के मिजाज को समझने में या बयान करने में मदद फराहम करती है। तो दाग देलवी और दाग देलवी के हमअसर शायर अमीर मीनाई वो एक ही जमाने के शायर हैं। दाग देलवी की हाँ हमें देहलवी और लखनवी मिजाज दोनों मिजाज की हम आहंगी मिलती है। और लगभग इसी से मिलता जुलता हमें मिजाज अमीर मीनाई के यहाँ भी नजर आता है। अमीर मीनाई भी लगभग इसी मिजाज के हैं, वो बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी अरसे तक साथ भी रहे हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा ये अहमियत भी दिया करते थे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी किया करते थे। इस हवाले से भी ये शोरा एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते थे। अच्छा देखें, अभी हम जब अपने बात का आगाज किया था तो अल्लामा इकबाल की शायरी से आगाज हुआ था, अल्लामा इकबाल के नज़्म के। देखिए, इंटरव्यू जो होता है वो बुनियादी तौर पर आपको परखने का एक सांचा होता है। अच्छा, हम में से अक्सर लोग कहीं ना कहीं पढ़ाने से वाबस्ता है। हमें इस चीज का अंदाजा होता है कि जो सिलेबस है अगर वो 100% होता है तो इम्तिहान जो लिया जाता है उसमें से अगर इम्तिहान की चीजें अलग की जाएं तो वो सिलेबस का मेरा ख्याल है 15 से 20, 10% से 15% ही बनता है। अगर वो चीजें अलहदा कर ली जाए, या 20% बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। तकरीबन 80% सिलेबस के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाता। लेकिन हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो अक्सर औकात 100% या 100% नहीं तो 70-80% जरूर बच्चों को सिलेबस पढ़ाते हैं और उसमें से कुछ भी पूछ लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में भी यही सूरत हाल होती है। उर्दू अदब एक वसी समंदर की तरह है कि जिसे पूरी तरह पार करना शायद हमारे लिए मुमकिन ना हो, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि इसके जिस कदर ज्यादा हिस्से हमारी पहुंच में आ जाएं तो हमारे लिए ये आसानी होगी कि उनमें से अगर किसी हिस्से के या किसी टुकड़े या किसी पहलू के बारे में हमसे सवाल होता है तो हम जरूर उसका जवाब दे सकेंगे। तमाम के तमाम पहलुओं को याद कर लेना, तमाम के तमाम पहलुओं में काबिलियत या अहलियत या सलाहियत हासिल कर लेना लगभग नामुमकिन है। लेकिन कम अज कम ये जरूर सोचिए कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई अहम और बड़ा मौजू या कोई बड़ी अहम चीज हमारे जो दायरा कार है उससे बाहर ना हो। तो इस चीज को जरूर जहन में रखिएगा। ये बात आपके जहन में होगी तो परेशानी से बच जाएंगे। दूसरी बात ये है कि मैं पहले भी एक मरतबा अर्ज किया था, दोबारा से मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, बराए मेहरबानी गैर जरूरी बारीक बीनी से गहराई से थोड़ा सा परहेज कीजिएगा। देखें, जो किसी भी सवाल की तो बहुत गहराई से बहुत बारीक बीनी से जायजा लेने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन हम में से अक्सर जो तालिब इल्म हैं, हम सब तालिब इल्म ही हैं, तो हम जब उसका मुताला करते हैं तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी कोई ऐसे नए पहलू हमारे सामने आने लगते हैं जो मकबूल नहीं है, मशहूर नहीं। और अगर हम उस पहलू की कोई बात करते हैं तो कभी कभी जो सुनने वाले हैं या पैनल है वो कुछ अलग मतलब निकाल लेते हैं। जैसे मैं आपको एक इंटरव्यू की एक मिसाल देता हूँ। हमारे दोस्त हैं अनस भाई, जो हमारे ग्रुप में भी एडमिन भी हैं, वो बहुत जबरदस्त से काबिल साथी हैं, हमारे भाई हैं। उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने उनसे एक शेर उनसे कहा गया कि आप मीर तकी मीर की शायरी का जो बुनियादी मौजू क्या है, तो उन्होंने कहा रंजो अलम। तो उन्होंने कहा अच्छा, उनके रंजो अलम के हवाले से कोई शेर सुनाए। तो उन्होंने जो शेर सुनाया
उस वक्त मुझे शेर याद नहीं है, लेकिन उस शेर का मफहूम ये था कि भाई मैं सारी जिंदगी रंजो अलम में गिरफ्तार रहा, और मेरी किस्मत तो इतनी खराब है कि मरने के बाद भी जब मेरी कब्र खोदी गई तो उसमें भी मिट्टी की बजाय पत्थर निकल आए। अब यकीनन ये उनके रंजो अलम को जरूर बयान करता हुआ शेर है, लेकिन जो पैनल था वो इस शेर को तस्लीम नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा अबे ये क्या बात हुई, मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर तो पत्थर ही निकलेंगे। अब मुमकिन है कि जो सुनने वाले हैं वो शायद कराची के रहने वाले हैं, जो जमीन खोदने पर नीचे से पत्थर ही निकलते हुए महसूस करते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने उन जो पैनल था उनमें से उन्होंने कहा, उनका वो शेर भी तो है जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि दुख जमा किए तो मैंने अपना दीवान बनाया, इस तरह कुछ। तो फिर अनस भाई ने वो शेर सुनाया कि हाँ वो एक शेर भी हैगा कि मुझको हमको शायर ना कहो मीर के साहब, हमने दर्द गम इतने किए जमा तो दीवान किया। तो कभी कभी वो हमसे वो मतलूबा आंसर लेना चाहते हैं जो बहुत मारूफ है, बहुत मशहूर है, बहुत अहम है। अगर वो चीज अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज्यादा बेहतर तरीके से आपका इंटरव्यू डिलीवर हो जाएगा। ये ये चीज हमारे जहन में जरूर होनी चाहिए। नहीं हमें हमें मालूम हो कि हम किन खतूत पर अपनी तैयारी करें। ऐसा ना हो कि किसी एक ही मौजू को लेकर हम बहुत ज्यादा उसके डीप में चले जाएं, लेकिन वो डीप का कोई सवाल ही ना पूछा जाए और सिर्फ सरसरी सी बातें पूछी जाए। अच्छा, हम पुराने इंटरव्यूज को भी अगर देखते हैं, जो कुछ इंटरव्यूज पिछले 1-2 सालों से हमारे ग्रुप में गर्दिश कर रहे हैं और डिस्कशन का हिस्सा बन रहे हैं, या कम से कम हमारे ग्रुप के अंदर ही मुझे मैं दावा कर रहा हूँ यकीनन काफी हद तक वो दुरुस्त है कि कम से कम 70 से 100 तक ऐसे उम्मीदवार हैं जो हमारे ग्रुप में शामिल हुए हैं, जो लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मुंतखब हो चुके हैं। और 70 से ज्यादा ही हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते इंशाल्लाह ताला। और उनका ताल्लुक पूरे सिंध से है। तो अगर इतने सारे लोग मुंतखब हुए हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही रहा होगा। लेकिन मैं उनमें से अक्सर लोगों से बराह रास्त भी वाकिफ हूँ, जाती तौर पर वाकिफ हूँ, जाती तौर पर भी कभी कभी किसी हवाले से डिस्कशन होती है, अक्सर से, तमाम से नहीं लेकिन अक्सर, क्योंकि मुझसे बहुत की का ताल्लुक रहा है, बहुत ज्यादा दोस्ती या किसी भी हवाले से उनसे राब्ता रहा है। तो मैं उनसे भी जब भी डिस्कशन करता हूँ, जब सवाल करते हैं तो या बातचीत होती है, तो उनके हवाले, उनके जवाबात या उनके सवालात भी जो अभी तक हमारे सामने आए हैं, एक बात में यकसानियत है कि हर शख्स से जो सवाल पूछे गए हैं वो इंतहाई अहम तरीन शख्सियात के हवाले से पूछे गए हैं। अहम तरीन शायरों के हवाले से, अहम तरीन नसर निगारों के हवाले से, या अहम तरीन तख्लीकात के हवाले से पूछे गए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि किसी आम सी तखलीक या आम से मौजू को लेकर या आम सी शख्सियत को लेकर कोई सवाल पूछा गया हो। तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है कि कोई अहम या बड़ा बड़ा मौजू ना रह जाए, बड़े और अहम मौजूआत को कम से कम आपने देखना है। एक और सवाल आया है। अच्छा, एक सवाल है कि मैंने आग का दरिया पढ़ा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप मरकजी ख्याल बता दें। अच्छा देखिए, इस मामले में मैं भी आपका हमनवा हूं, मैंने भी पढ़ा है लेकिन समझ मुझे भी नहीं आया है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस पर जो लिखा गया उसमें जो इसके हवाले से बुनियादी बातें की गई हैं, अगर एक दो बातें मेरे जहन में आती हैं तो वो बातें मैं आपके साथ शेयर जरूर कर लेता हूं, लेकिन ये कोई हतमी बातें नहीं है। अच्छा, बुनियादी तौर पर जो आग का दरिया है उसका जो मौजू है वो है टाइम ट्रेवल, यानी वक्त की रो या शऊर की रो समझ लें। वक्त के साथ साथ ये नॉवेल सफर कर रहा है, और एक ये फिर सिर्फ ये जमानों का नॉवेल है। इसमें एक जमाने को मौजू नहीं बनाया गया, बल्कि कदीम जमाने से लेके जब हिंदुइज्म का आगाज होता है 4,000 साल पहले से लेकर, 5,000 साल पहले से लेकर, और आज़ादी के बाद तक के जो मौजूआत हैं उसमें उनमें बयान किए गए हैं। अच्छा, इस जो नॉवेल के अहम किरदार हैं, जैसे कमाल है, और शंकर है, और इसके अलावा भी कुछ किरदार हैं, इस वक्त मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे हैं। अगर नाम आते हैं, अगर आपके में से किसी के जहन में, तो वो नाम भी शेयर कर सकते हैं। गौतम, सही गौतम है बिल्कुल, और गौतम नीलंबर उसका नाम है, या चंपा है, और कमाल है। ये वो अहम किरदार हैं जो आग का दरिया में है। लेकिन ये हर जमाने में होते हैं, ये तकरीबन 4,000
साल पहले के ज़माने का जिक्र करते हैं, जिसमें चंपा भी है और गौतम भी है। फिर जब मुसलमान इस्लाम का ज़हूर होता है, उसके ज़माने के बाद कमाल का जिक्र भी आना शुरू होता है, और फिर वो वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ किरदारों की सूरत में हमारे सामने आते रहते हैं। अच्छा, एक और वजाहत सामने आ गई, 2500 साल तारीख को, बिल्कुल 2500 साल तारीख को मौजू बनाया गया होगा। ये ये जो इसके वक्त के साथ साथ इन किरदारों को बयान किया गया है कि किरदारों के अंदर किस किस तरह तब्दीलियां पैदा होती हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पर मुझे ये जब इस नॉवेल का इख्तिताम होता है तो पहली पहला जो कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया था वो ये था कि इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो इंसान है, इंसान के जज्बात, एहसासात और जो मामलात हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके समाज, मुआशरे और मजहब के असरात जरूर होते हैं। उसकी एक हल्की सी झलक हमें आज़ादी के बाद के जो वाकयात हैं उसमें नजर आती हैं। जैसे कि आज़ादी के बाद वो तमाम लोग जो एक दूसरे के साथ बड़ी हमदर्दी के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ और एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहते थे, वो भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब वही शख्सियात हैं, वही लोग हैं, लेकिन एक वक्त के अंदर वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, और उसके बाद वो एक दूसरे के ऐसे जानी दुश्मन बनते हैं कि एक दूसरे की सूरत देखने को तैयार नहीं है, बल्कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। तो बुनियादी तौर पर यह बताने की कोशिश की गई है कि वक्त के साथ साथ हमारे समाजी और माशरती ढांचे में जो तब्दीलियां आती हैं, उससे हमारे जो शख्सियात हैं, लोग हैं, उनके मिजाज और उनकी जो फितरत है उसमें भी तब्दीली वाक़ हो जाती है। और इसीलिए इस नॉवेल का इख्तिताम आज़ादी के फौरन बाद कर दिया गया था। तो मुझे तो जाती तौर पर यह महसूस होता है। अच्छा, इसका तफसीली अगर आप डिस्कशन देखना चाहेंगे तो आग के दरिया पर कुछ किताबें भी लिखी गई हैं, इसका बहुत ज्यादा जायजा भी ली गया है। उर्दू के जो मकबूल तरीन नॉवेल्स हैं उसमें भी इसको रखा जाता है। इस नॉवेल के बारे में कहा जाता है, किसी ने इब्तिदाई 100 सफ़ात अगर पढ़ लिए तो शायद वो पूरा नॉवेल पढ़ ले, वरना इब्तिदाई 100 सफ़ात में इतनी ज्यादा पेचीदगियां हैं कि उन्हें उस वो जो इब्तिदाई 100 सफ़ात पढ़ते हुए बोरियत का शिकार हो गया, वो नॉवेल कभी नहीं पढ़ेगा। हमने भी जाती तौर पर जब ये नॉवेल पढ़ा था तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के तहत पढ़ा था कि चलें कम से कम ये कहने का के लिए आसानी होगी कि हाँ, हमने भी ये नॉवेल पढ़ा है। अब इससे क्या समझा है, हम भी बिल्कुल आपकी तरह हैं। इस नॉवेल से मैं जाती तौर पर कोई खास नतीजा नहीं निकाल सका। चंद बुनियादी बातें जो मुझे समझ आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है पढ़ने के बाद। अच्छा, ये तो जो चीज जो मैंने आपके सामने रखी है वो मुझे समझ में आई थी। दोबारा से मैं अर्ज कर दूं, मैंने वही चीज आपके सामने रखी है। इसके अलावा मुझे कम से कम कोई समझ में नहीं आया, क्योंकि इस तरह की चीजों से मैं खुद थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर अपनी अपनी अपने आप को बहुत ज्यादा उसमें महव करना पड़ता पड़ता है, उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखना पड़ता है, तभी जाके उसमें से बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। लेकिन हमारा ना मिजाज ऐसा है कि अदब के अंदर इतनी ज्यादा गहराई के साथ उस पर गौर व फिक्र किया जाए, सोचा जाए, ताकि वो चीजें हमारे जहन में आती रहें। अ, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि अगर ग्रुप में 10-10 नॉवेल, अफसाने, सफरनामे या खाके जो आपको सबसे अहम लगते हैं उन्हें एक लिस्ट की सूरत में ग्रुप में सेंड कर दें ताकि उसको मद्देनजर रखते हुए तैयारी करें, तो या 10 नज़में, तो इससे भी फायदा होगा, वरना हम कंफ्यूजन का शिकार हैं। अच्छा देखें, इस हवाले से देखें, हर शख्स अपने हिसाब से जो फहरिस्त है ना वो मुरतब करता है कि भाई 10 अहम नस्र निगार कौन से हैं, शायर कौन से हैं, अफसाने कौन से हैं, नॉवेल कौन से हैं। इस हवाले से अगर मैं अपनी कोई राय दूंगा तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। लेकिन अक्सर चीजें जो हैं वो तकरीबन एक ही तरह की होती हैं, उस हवाले से ज्यादा कंफ्यूज ना हो। उर्दू के जो अहम तरीन नॉवेल आप आपके जहन में फौरन आते हैं, उन नॉवेलों के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए, जिसमें आग का दरिया भी शामिल है, खुदा की बस्ती भी शामिल है, उदास नस्लें भी शामिल है, राजा गिद्ध भी शामिल है, जांगलूस भी शामिल है, और इसी तरह चुपचंद और नॉवेल्स को आप ले सकते हैं। तो 5-6 अहम नॉवेल, या उमराव जानादा नॉवेल शामिल है, या ये फिरदौसे बरी जो तारीखी नॉवेल है वो भी शामिल है। इसी तरह चंद नॉवेल जो नॉवेल हैं वो 7-8 नॉवेलों की फहरिस्त तो आप खुद ब खुद बना सकते हैं। 10 अफसानों की फहरिस्त बनाना मुमकिन नहीं है। इसके बरक्स आप ये कह सकते हैं कि 10 अफसाना निगारों की फहरिस्त बना लें। उन अफसाना निगारों के जो शाहकार अफसाने हैं, कम अज कम उनके बारे में 2-2, 4-4
बातें आपको मालूम हो। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें आजकल गूगल बाबा जो है उन्होंने बहुत आसानी हमारे लिए पैदा कर दी है। मिसाल के तौर पर प्रेमचंद है, उनके जो शाकार अफसाने हैं उनमें कफन सबसे बड़ा अहम अफसाना है। तो कफन के ऊपर आपको सैकड़ों पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी तरह उनका सवा शेर गेहूं एक मशहूर अफसाना है, हज अकबर मशहूर अफसाना है। हज अकबर, सवा शेर गेहूं या ये कफन, अगर आप इन तीन अफसानों की जो तकनीक है या खसूसियात हैं इसको बुनियाद देख लें तो आप यकीनी तौर पर आप इससे वाकिफ हो जाएंगे। इसी तरह अगर गुलाम अब्बास की बात होती तो गुलाम अब्बास के ओवरकोट है, कतबा है या आनंदी है, अगर ये दो तीन अफसाने अगर खसूसियत के साथ आप देख लें तो इनका मसला भी हल हो जाएगा। अशफाक अहमद के भी इसी तरह दो तीन अफसाने, या फिर इंतजार हुसैन के जो अफसाने हैं जैसे आखिरी आदमी है, जर्द कुत्ता है, वगैरह वगैरह, इस तरह के जो अफसाने हैं उनको अगर देख लें तो इंतजार हुसैन का जो अलामत अफसाना निगारी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आप चंद मंटू हैं, नया कानून है, या उनके चंद जो फहश अफसाने हैं उनके हवाले से भी कुछ बुनियादी बातें आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। वो चीजें भी आपके लिए कारआमद हो सकती हैं। देखें अभी एक बिल्कुल दुरुस्त बात इरफान हैदर साहब ने की है कि इंटरव्यू लेने के वाले के जहन में क्या है वो हमें नहीं मालूम होता। बिल्कुल नहीं होता। देखिए इसीलिए तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमें उर्दू अदब के जो तमाम अहम पहलू हैं उनके बारे में कम अज कम मुख्तसरन कुछ बातें जहन में जरूर होनी चाहिए। देखें अगर मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ गजल पर तैयारी कर लेता हूँ और गजल के तमाम पहलुओं को की तैयारी कर लेता हूँ। गजल के तमाम पहलू तो आपने अच्छी तरह पढ़ लिए और याद कर लिए, कोई पहलू आपका तृष्णा नहीं रहा, लेकिन अगर सवाल पूछने वाला गजल की तरफ आया ही नहीं तो फिर आपका क्या होगा। तो इसलिए बेहतर ये नहीं है कि आप तकरीबन तमाम अहम तरीन मौजूआत को सरसरी सा जरूर पढ़ लें। देखिए मैं सरसरी सा पढ़ने का इसलिए मशवरा देता हूँ क्योंकि मैं खुद इस मंजिल से गुजरा हुआ हूँ। मुझे भी हमारे असाजा की तरफ से तफसीली मुताला करने का कहा गया था, और ये बात उनकी गलत नहीं थी, बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन उन्हें इस चीज का अंदाजा था कि हमारे पास वक्त है और हम तफसीली मुताला कर सकते हैं। इसके बरक्स वो तुलबा और वो साथी, खुसूसन मैं काफी लोगों से वाकिफ हूँ कि उनके पास वक्त की शदीद किल्लत और कमी है। उनके पास इतना वक्त कम है कि शायद वो चंद घंटे पूरे दिन में निकाल कर पढ़ सकते हैं। और ये रात के वक्त का जो हमारी डिस्कशन का प्रोग्राम बना है उसकी एक बड़ी वजह भी यही है कि अक्सर लोग रात को 10-11 बजे तक तो अपने कामों से फारिग होते हैं, तब कहीं जाकर वो इस पोजीशन में आते हैं कि वो कुछ देर डिस्कशन में शामिल हो सकें। तो ऐसे में अगर मैं आपको ये मशवरा दूं कि आप ऐसा करें कि उर्दू अफसाने की पूरी रिवायत जो है वो पूरी किताब पढ़ लें, और या फिर मैं ये कहूँ कि भाई गुलाम अब्बास के सारे अफसाने पढ़ लें, मंटू की सारी किताबें देख लें, प्रेमचंद के सारे अफसाने पढ़ लें, तो फिर ये बात मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं आपको ये बातें कह दूं, लेकिन आपके लिए पढ़ना लगभग नामुमकिन होगा। और फिर आप कहेंगे सर ने तो कह दिया कि सब कुछ ही पढ़कर आ जाएं, तो फिर फायदा क्या हुआ, इससे हम क्या अंदाजा लगाएंगे। जिस तरह हम बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें गेस देते हैं कि भाई ये चीजें या ये सवालात या ये मौजूआत अहम हैं, अगर आप इनकी तैयारी कर लें तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, आसानी से तकरीबन क्लियर हो जाएगा। तो मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ वो लगभग गैस हैं कि मुमकिना तौर पर इन इस दायरे कार में रहते हुए सवालात पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ इससे पहले के जो साथी थे उनके साथ भी कर चुका था, और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बहुत सारे ऐसे साथी भी पास हुए हैं कि जिनकी तैयारी का जो आगाज ही मेरे साथ हुआ था, और जिस जिस तरह से मैंने उन्हें कोशिश करके जो जो बातें मुझे पता थी और जो मैं उन्हें बता सकता था मैंने उन्हें बताई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीजों पर अमल करते हुए उन्होंने क्लियर कर लिया। बहुत तफसीली मुताला भी नहीं किया, बहुत गहराई के साथ भी मुताला नहीं किया, लेकिन अहम तरीन मौजूआत को मुख्तसरन या सरसरी नोयत से पढ़ लिया। कोई अहम मौजू उनका जो है उनकी नजरों से उछल नहीं रहा, जिसका फायदा ये हुआ कि इंटरव्यू में उनसे पूछे जाने वाले तमाम सवालात के जवाबात उन्होंने दे दिए, तकरीबन सवालात के जवाबात उन्होंने दे दिए। कहीं कहीं कोई गहराई का, कोई बारीक बीनी का या ग्रामर के हवाले से सवाल हुआ, उसमें से अगर वो सवाल के जवाब नहीं भी देते तो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर फायदा हो ही जाता है। देखें एक बात तो तय है कि समझे 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप 100% सवालात के जवाब दे सकें। आप ये अंदाजा लगाएं कि आपने 60-70% भी आपका इंटरव्यू दुरुस्त हो जाता है तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि कामयाबी हासिल कर, देखिए इंटरव्यू में अभी कितने सारे लोगों के नाम आए हैं हमारे साथ।
हमारे साथ तैयारी करने वाले कितने लोग शामिल हैं, और उसमें से भी संजीदगी के साथ मुताला कौन कर रहा है, कितने लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ाते रहेंगे, तैयारी करने वालों की तादाद में कमी वाकई होती रहेगी, हमें मुझे भी इस बात का अंदाजा है। तो ऐसे में वही लोग कामयाब होते हैं, वही लोग आगे बढ़ जाते हैं कि जो संजीदगी के साथ, तसलसल के साथ पढ़ रहे होते हैं, जो चीजों के मुख्तलिफ पहलुओं को देख रहे होते हैं। देखें, अ, आप सबने मास्टर्स किया हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसकी अहलियत या काबिलियत पर शक किया जा सके। फिर आपकी काबिलियत का एक और वाज़ेह सबूत, दलील, आपका रिटन टेस्ट में कामयाब होना है। अब रिटन टेस्ट में कामयाबी के बाद वाज़ेह तौर पर आप इंटरव्यू की तैयारी करें, और इंटरव्यू में सबके सब कामयाब तो हो ही नहीं सकते, लेकिन वो तमाम लोग जो कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से, जो बेहतर मुताला करेंगे, जो अपने आप को बेहतर तौर पर इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे, वो कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो ये चीजें भी आपको जहन में जरूर होनी चाहिए। अच्छा देखिए, हमारी जो डिस्कशन क्लास हो रही है उसका एक बुनियादी मकसद ये भी है कि हमारे जहन में ये बातें भी आनी चाहिए कि इंटरव्यू लेने वाला किस किस तरह के सवाल पूछ सकता है, किस किस तरह के बातें उसके जहन में आ सकती हैं। मेरे जहन में जो बातें आती हैं वो तो मैं, एक खास दायरा कार होता है, मैं उसी तरह से पूछ सकता हूँ। हमने पिछली क्लास में ये भी तय किया था, डिस्कस किया था कि हम कोई डेमो इंटरव्यू का भी तय करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो यकीनन जल्द ही, बहुत जल्द, जैसे ही हमारी बाकायदा तारीख आ जाती है, उससे हफ्ते या 10 दिन पहले हम कोशिश करेंगे कि आपके इंटरव्यू के बाकायदा आगाज से कम 1 हफ्ता पहले हमारा डेमो इंटरव्यू का एक सेशन हो जाए। चाहे उसके लिए हमें 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ मौजूद रहूंगा, लेकिन वो सेशन तभी हो सकता है कि जब आप थोड़ा बहुत मुताला साथ साथ करते रहें, ताकि बाद में जब ये मरहला आए तो आपकी काफी हद तक तैयारी भी हो जाए। आप वैसे तो तफसील के साथ पढ़ ही रहे हैं, और मजीद जो हम आपकी तजावीज, हमारी तजावीज आ रही हैं, उसको बुनियाद बनाकर आगे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और फिजिकल जो डिस्कशन क्लासेस हैं उसके हवाले से भी मैंने पहले कहा था, लेकिन अब फिलहाल आज तो, कल तो मेरे लिए मुमकिन शायद नहीं होगा, लेकिन परसों अगर मुमकिन हुआ तो कराची यूनिवर्सिटी में अगर आप में से कुछ साथी तैयार हो तो मुझे बताइएगा। तो फिर परसों मैं कोशिश करूंगा कि कराची यूनिवर्सिटी हाजिर हो जाऊं, और फिर वहां पर हम डिस्कशन क्लास या फिजिकल क्लास भी कर सकते हैं। वहां यकीनन इससे भी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो हम यहाँ पर, क्योंकि अब डिस्कशन क्लास हो रही है ना, तो इसमें मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ हूँ, एक मैं अपने आप को बहुत महदूद करके बैठा हूँ। चीजें हम अपनी किताबें या कोई नोट्स आगे पीछे खोलकर या सामने रखकर डिस्कस नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें तो मेरे पास मौजूद है, जैसे जदीद तस्करे तबसरे, ये तो मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। तो कभी भी कोई मसला होता है तो मुझे क्योंकि ये अजबर है, लगभग अहम तरीन चीजें मुझे मेरे जहन में भी हैं, कौन सी चीज कहाँ पर है ये भी जहन में, मैं फौरन वो खोलकर उसको देख लेता हूँ। तो तमाम चीजें तो मुझे भी याद नहीं रह सकती, तो मैं उसमें से तैयारी करने की या बताने की कोशिश करता हूँ आपको। तो इस चीज का भी ख्याल रखेंगे। अगर इंटरव्यू के हवाले से कोई कंफ्यूजन या कोई इंटरव्यू के हवाले से और कोई बात आपके जहन में है, तो आप उस वो सवाल भी कर सकते हैं चाहें तो। और अभी एक किसी साथी का कुछ देर पहले मैसेज आया था मेरे पास कि उर्दू अफसाने के हवाले से आपने कहा था वो किताब सेंड कर दें। मेरा ख्याल है मैं परसों वो किताबें, आखिरी जब क्लास हुई थी, मैं सेंड कर चुका हूँ। तो बराए मेहरबानी, क्योंकि वो मैंने अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से सेंड की थी, वो दोबारा सेंड करने के लिए मुझे दोबारा एक बड़े सब्र आजमा मरहले से गुजरना होगा। तो जो किताबें आपके पास आ चुकी हैं, पहले मैं भेज चुका हूँ, उर्दू अफसाने की रिवायत, उर्दू अफसाना एक सदी का किस्सा, और पाकिस्तान में उर्दू नॉवेल, ये 3 किताबें आपने सरसरी सा देखना है। नहीं, एक मरतबा आप पढ़ लें बस, कम से कम एक दफा आप पढ़ेंगे भी तो कम से कम काफी हद तक आपको अहम तरीन चीजों से आगाही हो जाएगी। तो इस चीज को आपने खास तौर पर देखना है। अच्छा, ये सवाल आया है कि अफसानवी अदब और गैर अफसानवी अदब से क्या मुराद है। देखें, अफसानवी अदब से मुराद झूठी कहानियां हैं, और गैर अफसानवी अदब जिसमें अ, तखय्युल ना हो। अफसानवी अदब में तखय्युल बुनियादी अहमियत का हामिल होता है, यानी उसमें जो तखय्युल
کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اور غیر افسانوی ادب جو ہوتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے. افسانوی ادب غیر حقیقی ہوتا ہے، اور غیر افسانوی ادب حقیقی دنیا کی سیر کرواتا ہے ہمیں. افسانوی ادب میں داستان، ناول اور افسانہ ڈرامہ وغیرہ شامل ہے، اور غیر افسانوی ادب میں سمانے، خاکہ اور آپ بیتی، خود نوشت وغیرہ شامل ہیں. اور اسی طرح کی کچھ جیسے انشائیہ بھی اسی میں کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مضمون بھی کہہ سکتے ہیں بالکل، اور رپورٹ تاج بھی کہہ سکتے ہیں. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو غیر افسانوی ادب میں آتی ہے. باقی افسانوی ادب میں ناول، افسانہ ڈرامہ جو غیر حقیقی، جو جس میں غیر حقیقی دنیا کی تفصیلات ہوں یا موضوعات کو بیان کیا جائے، وہ افسانوی ادب کہلاتا ہے. اس کی اور سادہ سی افسانے کے حوالے سے اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ. اس کتاب کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر افسانہ نگار کے جو اہم ترین افسانے ہیں ان کا بہت مختصر مختصر تجزیہ کیا گیا ہے. یعنی افسانے کو 2 لائنوں میں، 3 لائنوں میں بیان کر دیا گیا ہے. کبھی کبھی اس طرح کے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں، بھائی کفن افسانے کی خصوصیت کیا ہے، اشفاق احمد کا افسانہ گڈریا کی خصوصیت کیا ہے. تو وہ چیزیں اگر آپ وہاں سے دیکھ لیں گے تو آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا. آپ پہلے تو طے کر لیں کہ بھائی منٹو منٹو کے، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کون کون سے اہم افسانے ہیں. یقیناً اہم افسانوں پر ایک سے زیادہ سطریں لکھی ہوئی ہوں گی، کہ جس پر جتنا زیادہ لکھا ہوا ہے وہی اہم ترین اس کے ہونے کی نشانی بھی ہے. اشفاق احمد کا گجریا ناول ہے، اس کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہوگا. غلام عباس کے جو اہم افسانے، کتبہ ہو، اوور کوٹ ہو، آنندی ہو، اس کے بارے میں لکھا ہوگا. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں پڑھنے کے لیے اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ اہم کتاب ہے ڈاکٹر انوار احمد کی، وہ دیکھ لیجئے. دوسرا، اردو افسانے کی روایت. اردو افسانے کی روایت کا جو پیش لفظ ہے، دیباچہ ہے، وہ بہت اہم ہے. اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اردو افسانہ اور اردو افسانے کا جو پس منظر ہے اس حوالے سے کافی آگاہی آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ انسائکلوپیڈیا ہے اردو افسانہ نگاروں کا. اس میں اہم ترین 100 سے بھی زیادہ افسانہ نگاروں کا تعارف بھی اور ایک ایک افسانہ بھی شامل ہے. تو وہ بھی آپ کو اس میں نظر آ سکتا ہے، اور ہر افسانہ نگار، ہر اہم افسانہ نگار کا تعارف اور تفصیلات آپ کو اس میں مل جائیں گی. ان کے کون کون سے افسانوی مجموعے ہیں، ان کی تفصیلات، تمام تصانیف کی تفصیلات اور سوانح آپ کو اس میں مل جائے گی. اردو ناول کے حوالے سے جو کتاب ہے وہ ہے پاکستان میں اردو ناول کی تاریخ. وہ کتاب ڈاکٹر ممتاز احمد خان کی انجمن ترقی اردو سے شائع ہوئی ہے. میں نے جو PDF بھیجا تھا وہ پرانا ہے، اگر نیا ایڈیشن آپ حاصل کر لیتے ہیں وہ زیادہ آپ کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں 2000 کے بعد شائع ہونے والے اہم ناولوں کو بھی شامل کیا گیا ہے. میرا خیال ہے 2008 یا 10 تک جو ناول آئے ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. تو میں نے 3 کتابوں کے نام بتائے ہیں: اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ، اردو افسانے کی روایت، اور پاکستان میں اردو ناول کی تاریخ. یہ 3 کتابیں آپ مختصر ہی صحیح، سرسری سے ہی صحیح، کم از کم دیکھیے گا ضرور. اردو ناول کی تاریخ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، 200-250 صفحات کی ہو تو ایک ہی نشست میں آپ چاہیں گے تو پڑھ لیں گے. باقی جو کتابیں ہیں اس میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ طے کر لیں کہ آپ نے ان میں سے کتنے افسانہ، 10 افسانہ نگاروں کو پڑھیں گے تو وہ بھی آپ ایک دن میں مکمل کر سکتے ہیں. اور جو مرزا حامد بیگ کی اردو افسانے کی روایت ہے، وہ کتاب کا جو دیباچہ ہے وہ بھی اگر چاہیں گے تو وہ بھی ویسے تو ضخیم ہے کافی، لیکن اس کا دیباچہ اگر آپ پڑھیں گے تو وہ بھی ایک دن میں کم از کم آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں. تو اب بار بار ایک ہی میسج ریپیٹ ہو رہا ہے کہ کتاب کا نام بتائیں اور کس کی کتاب ہے. دوبارہ میں عرض کر دوں: اردو افسانے کی روایت مرزا حامد بیگ کی کتاب ہے. اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ ڈاکٹر انوار احمد کی کتاب ہے. پاکستان میں اردو ناول کی تاریخ ڈاکٹر ممتاز احمد خان کی کتاب ہے. یہ 3 کتابیں ہیں، تینوں کتابیں میں شیئر کر چکا ہوں. میری آپ گروپ ممبران سے درخواست ہے کہ جن کے پاس یہ کتاب ہے وہ یہ 3 کتابیں دوبارہ آج شیئر کر دیجیے گا کلاس کے بعد، تاکہ یہ 3 کتابیں ہی سب کے سامنے آ جائیں اور یہی 3 کتابیں وہ پڑھنے کے لیے خصوصی طور پر منتخب کر سکیں. تو اس سے اچھا، ایک سوال آیا ہے: اینی آپا کے اسلوب میں کیا فرق نظر آتا ہے ناول اور افسانے میں؟ دیکھیں، قرۃ العین حیدر کے جو اسلوب ہے اس کے حوالے سے میرا مطالعہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن جو ان کے بارے میں کچھ انہوں نے لکھا ہے
وہ اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس کا مطالعہ کر لیں. ان کے اسلوب کے حوالے سے اگر مجھے کوئی تحریر یا کوئی موضوع نظر آئے گا تو میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کر دوں گا. ناول ہوں یا افسانے ہوں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو اسلوب ہے اس کے اندر جو پختگی بہت ہے. وہ چیزوں کو بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ایک جملے کے اندر پورا تاریخی پس منظر بھی موجود ہوتا ہے. وہ افسانہ ہو یا ناول ہو، اور اس کے اندر وہ ہمارے جو سماج کی جو کڑوی حقیقتیں ہیں اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کرتی ہیں. مزاج کے اعتبار سے، کیونکہ ان کا مزاج میں داری تھی، انا سمجھ لیں، یا ہمارے ہاں ایک اس چیز کو تھوڑا سا منفی انداز سے لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت عام انداز سے کسی سے گفتگو نہیں کرتا یا بہت عام انداز سے کسی سے تعلق نہیں رکھتا تو اسے تھوڑا سا نچڑا یا پھر بہت زیادہ خود سر سمجھا جاتا ہے. ان کا مزاج ایسا ہی تھا. تو انہوں نے جو اپنی تحریریں ہیں وہ اپنے مزاج کے مطابق ہی ان تحریروں کے اندر شخصیات کو موضوع بنایا ہے اور بیان کیا ہے. افسانوں کے اندر انہوں نے خواتین کے جو مسائل ہیں اور خواتین کی جو مشکلات ہیں، کیونکہ خاتون کی حیثیت سے انہیں بھی کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اپنے معاشرے میں، تو اس میں کہیں کہیں ان کے ہاں شدت پسندی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے. لیکن اسلوب کے حوالے سے میں زیادہ ان کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ جس چیز کے بارے میں جانتے ہی نہ ہوں اس حوالے سے گفتگو کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. آفاقیت جیسی نئی تکنیک، دیکھیں آفاقیت تکنیک نہیں ہے. میرا خیال ہے عرفان حیدر صاحب نے ایک میسج لکھا ہے آفاقیت جیسی نئی تکنیک. اچھا دیکھیں ان کی نئی تکنیک بالکل تھی، لیکن جو ان کا ناول ہے آگ کا دریا، اس میں ان کی جو ٹائم ٹریول، وقت کے سفر کی جو تکنیک ہے وہ اردو ناول میں ایک نئی تکنیک تھی. اور اسی تکنیک سے متاثر ہو کر ان کے بعد ڈاکٹر احسن فاروقی نے اپنا ناول سنگم لکھا. اور عبداللہ حسین کا جو ناول ہے اداس نسلیں، وہ بھی لگ بھگ اسی تکنیک سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے. میں نے آپ سے تو گزارش کی کہ دیکھیں کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ کافی حد تک متاثر ہو جاتے ہیں. پاکستان میں اردو ناول کی تاریخ میں نے ابھی تذکرہ کیا ڈاکٹر ممتاز احمد خان کی کتاب، ان میں آپ کو آگ کا دریا، اداس نسلیں اور سنگم، ان تینوں ناولوں کے حوالے سے اور ان کے تعلق کے حوالے سے کافی تفصیلی بحث آپ کو مل جائے گی. آقا دریا کو تو خاص طور پر اس میں موضوع بنایا گیا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں اور ٹیکنیک پر بھی بحث کی گئی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے حوالے سے کچھ چیزوں کو سمجھنا یا یاد رکھنا ہمارے لیے مشکل امر ہوتا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے. اور اگر وہ اسی صورت میں ہمارے لیے آسان ہوتا ہے کہ ہم دیگر مصروفیات سے کو قطع کر کے صرف اور صرف ایک ہی طرف توجہ دینا شروع ہو جائیں تو شاید ہمیں وہ چیزیں سمجھ میں بھی آنے لگیں، اس کو زیادہ وقت دینے لگیں اور زیادہ بہتر طریقے سے اس کا تجزیہ یا جائزہ لینے لگیں. لیکن کیونکہ ہمارے اپنے بہت ساری زندگی کے مسائل ہیں اور بھی ہمیں زمانے میں پڑھائی کے سوا اور محبت کے سوا، تو اس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں میں اس طرح سے قابلیت یا اہلیت حاصل نہیں کر پاتے کہ جس طرح کی ہونی چاہیے. جیسے آپ کے سوالات آئے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کن کن پہلوؤں میں میرے اندر بھی کمی اور کوتاہی ہے. تو یہ تمام چیزوں کو میں بھی بہتر کرنے کی کوشش کروں گا یقیناً. لیکن یہ آفاقیت ٹیکنیک نہیں ہے. آفاقیت اس اعتبار سے اس ناول میں کہی جاتی ہے کہ وہ شہرۂ آفاق ناول ہے. اس میں ایسی آفاقیت ہے کہ وہ ہر زمانے میں ایک اعلیٰ ناول کہلاتا ہے. جب وہ شائع ہوا تب سے لے کر آج تک وہ اردو کا سب سے بڑا ناول کہلاتا ہے. اور اس پر تنقید بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، ایسا نہیں. ابھی یہ کیونکہ کٹ گیا تھا اور پتہ نہیں ابھی بھی شاید مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ کٹ گیا تھا اور کٹنے کی وجہ سے آپ تک شاید آواز نہیں آ رہی ہوگی اور اب یقیناً آ رہی ہوگی. اچھا دیکھیں کلاس کا وقت میرا خیال ہے اب ختم ہونے کے قریب ہے، تو جو میں تاکہ کبھی کبھی دیکھیں ہم بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی ہم سے غلط، جیسے آپ کی طرف سے کافی سارے میسیجز میں میری بھی تصحیح ہو جاتی ہے، میں بھی اپنی چیزوں کو درست کر لیتا ہوں. تو اس لیے میں نے وہ آفاقیت والی بات کو لے کر آپ سے عرض کیا. لیکن یہ تمام چیزیں خصوصاً آگ کا دریا کے حوالے سے آپ کی کلیئر ہو جائیں گی اگر آپ نے وہ ناول کی والی کتاب آپ نے دیکھ لی، اس کو پڑھ لیا، تو آپ کا بہت سارے یہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. اور بلکہ اردو ناول کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے بھی کافی اہم معلومات سے روشناس بھی ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک ضروری ہے آپ سب کے لیے. تو اس کتاب کو آپ ضرور دیکھیے گا، یہ آپ سے درخواست ہے میری. اچھا اب کچھ ایک بات اور میں آپ سے دوبارہ کر دوں. دیکھیں اب تقریباً تمام لوگ اس میں گروپ میں جتنے لوگ عام طور پر ہوتے ہیں 10-12 لوگ وہ شامل ہیں. دیکھیں کل تو شاید میں کلاس نہ لے سکوں، لیکن پرسوں
ایک تو میں گروپ میں شیئر کر دوں گا، اگر فزیکل کلاس کا سلسلہ ہوا تو کراچی یونیورسٹی میں ہوگی انشاءاللہ، اور پرسوں رات کو یہاں پر جو ہماری کلاس ہوگی آن لائن، اس میں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اردو غزل کو موضوع بنا لیں، اردو غزل کی تاریخ کو موضوع بنا لیں، اور جتنے بھی لوگ اس کلاس میں شامل ہوں، اس حوالے سے میں گروپ میں ایک ٹیکسٹ میسج انشاءاللہ آج یا کل ہی کر دوں گا کہ اردو غزل کی تاریخ پر ہماری آن لائن ڈسکشن کلاس ہوگی، اور ہر امیدوار جو اس کلاس کا حصہ بنے گا، کسی بھی ایک شاعر کو پر کم سے کم 4 سے 5 منٹ کی ڈسکشن